नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, भारतीय राजनीति के केंद्र में यह मुद्दा आ चुका है। यह मुद्दा है अति पिछड़े आंदोलन का। 90 के दशक में भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला था, उस बदलाव के केंद्र में था मंडल की राजनीति। करीब 35 साल बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। इस लोकसभा चुनाव के बारे में विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव के बाद संभव हो कि चुनाव का रूप या प्रक्रिया वैसी नहीं रह जाएगी जैसे किसी भी आदर्श लोकतांत्रिक देशों में होनी चाहिए। यानी कि मोदी सरकार पर यह बहुत बड़ा आरोप है कि लोकतंत्र को मोदी सरकार ने कमज़ोर किया है, संविधान पर सीधा हमला किया है। लेकिन 35 साल बाद जब मंडल की राजनीति आगे बढ़ चुकी है, अब मामला एक अलग दिशा में जा रही है और यह दिशा है अति पिछड़ों की राजनीति का। अति पिछड़ों की राजनीति के मामले में अगर हम समझेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में आते ही, केंद्र सरकार में आते ही 2017 में करीब रोहिणी कमीशन का गठन कर दिया था। तब रोहिणी कमीशन की चर्चा कहीं नहीं थी। रोहिणी कमीशन सिर्फ बहुत ही चंद खेमों में बात थी, या कहें तमाम जागरूक लोगों के बीच में बात होती थी कि रोहिणी कमीशन का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में चाहते हैं कि भारत जैसे पिछड़े देश में अति पिछड़ों की भी बात हो। अति पिछड़ी राजनीति के सबसे बड़े राजनेता, महायोद्धा, जननायक कर्पूरी ठाकुर को माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है और इससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और राजद जदयू की सरकार गिर गई। तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पत्रकार सुनील कश्यप। सुनील कश्यप जी कारवां मैगजीन के साथ काम करते हैं, पत्रकार रहे हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्य धारा की मीडिया में काम करते हुए भी, रिपोर्टिंग करते हुए, अपने तमाम रिपोर्टाज लिखते हुए इन्होंने अति पिछड़े मुद्दे पर भी करीब 30 प्रमुख रिपोर्टिंग की है और जितनी भी रिपोर्टिंग इन्होंने की है उन तमाम रिपोर्ट्स में हुनरमंद जातियाँ, जिसे हम अंग्रेज़ी में आर्टिजन कम्युनिटीज़ कहते हैं, जिसे परिभाषा में जो कहते हैं कि जो जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती है, अपने हुनर के दम पर, अपने कौशल के दम पर समाज में उनकी भूमिका बनी रहती है। न केवल भूमिका बनी रहती है बल्कि इतने महत्वपूर्ण रूप से वो मौजूद हैं कि उनके बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में, मेरे शो जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ में। जी शुक्रिया। आपसे पहला सवाल है कि आप अति पिछड़ी जातियों को किस रूप में देखते हैं? अति पिछड़ी जातियों को अगर मैं एक लाइन से कहूँ तो कर्पूरी साहब की एक लाइन से, और वो बहुत बेहतर उसको जो है परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा समाज है जो मनहीन है, जो तनहीन है और धनहीन है। और ये अगर इसको अब आप खोलना चाहेंगे कि मनहीनता, तनहीनता और धनहीनता, आप उनको फिजिकली देखिए, आप उनको पैसे के मामले में देखिए और आप उनको देखिए कि वो क्या फ़ैसले ले पाते हैं, क्या अपनी आवाज़ बुलंद कर पाते हैं, कहीं वो अपनी बात रख पाते हैं, कहीं वो रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, ये आप नहीं देख पाएंगे। और इसी वजह से इस पूरे के पूरे समाज को इग्नोर सोसाइटी कहा जाता है कि ये हाशिए का पूरा समाज हाशिए का, इसलिए क्योंकि ये बढ़ चढ़ के अपनी बात कह ही नहीं पाता और इसमें ये हिम्मत कभी आ ही नहीं पाई कि अपनी बात किसी को बता पाए। तो अति पिछड़ा समाज अगर हम कुछ चंद शब्दों में कहें तो ऐसा है। लेकिन आपकी जो धारणा है कि कर्पूरी जी को आपने कोट किया है, अब जाहिर सी बात है कि आपने कर्पूरी जी को कोट कर दिया है, तो अगला सवाल भी जो मैं पूछने जा रहा हूँ बड़ा ही सहम को पूछ रहा हूँ। तनहीन, धनहीन और मनहीन आपने कहा। जिस कर्पूरी जी ने यह धारणा दी, वो खुद कर्पूरी जी अगर देखें तो बहुत ही बड़े राजनीतिक पटल पर उनकी राजनीतिक मौजूदगी रही। जी। वर्तमान दृष्टि में अगर हम कर्पूरी जी की राजनीति को देखेंगे, समझेंगे, अविश्वसनीय लगता है, असंभव लगता है। इस दौर में जहां एक मुखिया के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता 1952 के पहले चुनाव से लेकर मृत्यु पर्यंत राजनीति में प्रभावी रूप से बने रहे। कैसे बने रहे?
देखिए वो एक दौर था जब वो समाजवादी मूवमेंट से जुड़े। आचार्य नरेंद्र देव, जेपी और लोहिया के साथ में उन्होंने राजनीति शुरू की, बापू को देखा, आज़ादी आंदोलन में जेल भी गए। और वो एक दौर था देश की पॉलिटिक्स का जहाँ वो खड़े हो रहे थे, या वो उस समाज के, उस समय के थोड़े से पढ़े हुए थे, और वो जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जुड़े थे, और संसोपा का जो भी छात्र विंग था उससे, उसी से ही मतलब जो है आचार्य नरेंद्र देव और इन सब के साथ में पॉलिटिक्स में वो आए थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आप देखिए कि जैसे कि कर्पूरी साहब पे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन उन सारे तबकों में और सारे लोग तो वैसा कोई नहीं निकल पाया। कर्पूरी साहब भी इसलिए निकल पाए क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो समाजवादियों की ट्रेनिंग थी, और वो समाजवादियों के साथ में थे, लोहिया के, जयप्रकाश के, और जो है आचार्य नरेंद्र देव के साथ में जो है उन्होंने काम किया था। तो इस वजह से वो दिखता है, और उनके चरित्र में भी वो पॉलिटिक्स दिखती है। समाजवादी पॉलिटिक्स जो है उनके पूरे के पूरे चरित्र में भी दिखती है, और कर्मठ जुझारू व्यक्ति थे। इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं कि आज जहाँ इस दौर में धन बल या बहुत सारी चीज़ों पे जो बात होती है, जो मैन पावर पे बात होती है, जो मुशक पे बात होती है, लाठियों पे बात होती है, उसमें कर्पूरी जैसा आदमी जो कि खुद उसी तबके से आ रहा है, और मतलब जो है गरीबी की हालत में जिसने अपने जीवन को जिया है, लेकिन ये है कि उनके सामने, कर्पूरी साहब के सामने मनहीनता नहीं थी और तनहीनता भी नहीं थी, धनहीनता थी। धनहीनता थी, लेकिन आज भी बनी हुई है। आज भी उन तमाम जातियों में जहाँ कर्पूरी जी जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कमजोर तबके के समाज में, धनहीनता आज भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, इस वर्ष का सबसे पहला भारत रत्न जाते जाते कर्पूरी जी को दिया। क्या मजबूरी थी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं एक बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, भारत सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना है अयोध्या में। अक्टूबर में, संभवतः 26 से 27 अक्टूबर को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला लिया कि पट्टे की जो ज़मीन है, जो कि 1,25,00,000 परिवारों की ज़मीन है, उसको मालिकाना हक दिया। और ये बहुत बड़ा इशू नहीं बना, बहुत बड़ी खबर नहीं बनी, लेकिन ये कमोबेश आप मानिए कि ये कम से कम 4 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। अगर ये 4 करोड़ लोगों में ये मैसेज जाएगा और ये वोट अगर बीजेपी को चला जाए, और जब ये रिजल्ट आएगा यूपी लोकसभा का, तो लोग कहेंगे कि देखिए राम मंदिर की जीत है, तब लोगों को ये नहीं लगेगा। और वो सारी जो ज़मीन गई है वो दलितों और अति पिछड़ों के पास ही पट्टे, क्योंकि जो भूमिहीन थे उन्हीं को पट्टे मिलते थे। और ये इंदिरा गांधी के टाइम पे दिए गए थे, जो विनोबा भावे के आंदोलन से, जो भूदान आंदोलन में आई ज़मीन थी वो। और उसके बाद में जो जब बहन जी की पहली सरकार बनी थी 96 में, उन्होंने 2 लाख एकड़ ज़मीन इन सारी कम्युनिटी को दी थी। उसमें 2 बातें मेंशन थी कि आप एक तो इसे बेच नहीं सकते, दूसरा सरकार को जब ज़रूरत पड़ेगी वो आपसे ले लेगी, और इसका कोई मुआवजा वो आपको नहीं देगी, क्योंकि उसने आपको आपके भरण पोषण के लिए ज़मीन दी है। अगर ये चीज़ें वोट में ट्रांसफ़र हो जाए, ऐसे ही कर्पूरी साहब का मसला है। अति पिछड़ों में कर्पूरी साहब अब एक बड़े नायक हैं, और वोट कर्पूरी साहब के साथ हैं। हम लोग मानते हैं कि राम मंदिर पे जितना वोट था, वो उतना ही वोट पहले बीजेपी के साथ 91 में भी था, और उतने उसके कमोबेश वोट वो आज भी है। अगर राम मंदिर का इतना मामला होता तो बीच में जब सरकारें गई हैं तो बीच में भी जीत जाती चुनाव, लेकिन क्योंकि अति पिछड़ों का जो सेंटीमेंट है वो कर्पूरी साहब के साथ है, वो अपने मुद्दों के साथ में है, इसलिए वो बीजेपी के साथ में एसोसिएट कर रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की जो है मजबूरी है कि उनको कर्पूरी को याद करना पड़ेगा, और ख़ुद को अति पिछड़ा भी उन्होंने कहा। अभी
कर्पूरी जयंती पे अमित शाह जी जब बोल रहे थे विज्ञान भवन में, उन्होंने कहा कि जो है नरेंद्र मोदी अति पिछड़े हैं। 2019 में सबसे पहले ये बात कही उमा भारती जी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ी जाति के, क्योंकि जब जो 14 में वो इलेक्शन लड़े थे तब उन्होंने खुद को पिछड़ा कहा था, अति पिछड़ा नहीं कहा था। लेकिन 19 में और 24 में वो खुद को अब अति पिछड़ा कह रहे हैं। आपने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का एक वोट बैंक है और कर्पूरी ठाकुर के वोट बैंक को दरकिनार करना मोदी जी के बस की भी बात नहीं है, मजबूरी में भारत रत्न मिला है। सवाल है कि पूरे भारत में जातिगत राजनीति हो रही है, ऐसे में कर्पूरी ठाकुर का वोट बैंक कहाँ है? देखिए, बिहार की जातीय सर्वे आया है और उसमें अति पिछड़ी जातियों का नंबर सबसे ज़्यादा है, वो 36% है और ये सब लोग जानते हैं। और कमोबेश ये पूरे भारत की ही स्थिति ऐसी है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे वर्गीय वोटिंग में तो सबसे बड़ा अगर कोई वोट बैंक है तो अति पिछड़ों का वोट बैंक है। अभी क्या है कि अब तक का जो मसला था अति पिछड़ों के साथ में, अति पिछड़े क्योंकि उनकी रहनुमाई वैसी नहीं होती थी, उनका अपना रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं था, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन और थोड़ी राजनीतिक चेतना अति पिछड़ों के बीच अगर कोई लेके आए थे तो वो कांशीराम साहब लेके आए थे, जब उन्होंने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो वो उससे उन लोगों में आया और वो रिप्रेजेंटेशन भी लेके आए। 91 में जब बसपा 12 सीट जीतती है तो उसमें 4 अति पिछड़े जीतते हैं, एक राजभर, एक नोनिया, एक पाल और एक निषाद, चारों अलग अलग कम्युनिटी के लीडर हैं। और उसके बाद आप देखिए कि वही सरकार जो पूर्ण बहुमत की कल्याण सिंह की सरकार थी, और 93 में जब वो इलेक्शन लड़ रही होती है उसके बाद में अति पिछड़े जो है करीब 13-14 नंबर बसपा में आते हैं। तो उनका आने के बाद में जब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ और कांशीराम ने शुरू किया तो वो सारा का सारा वोट कांशीराम की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। और अभी भी अगर आप पाएंगे 2017 में भी और 2022 में भी जो भाजपा है उसका करीब 60% जो लीडरशिप है वो बसपा की है इस समय। जो उनके विधायक है, जो उनके मंत्री है, वो पहले बसपा की 2007 की सरकार में या उससे पहली सरकारों में रह चुके हैं, वो बसपा गए हैं। मतलब पूरी की पूरी बसपा की 50% से ज़्यादा बसपा जो है भाजपा में ट्रांसफ़र हो गई और ये चीज़ें उन्होंने फील की। और उत्तर प्रदेश में पहला इलेक्शन 2017 का पिछड़ों के नाम पे लड़ा जा रहा था, जब वो केशव प्रसाद मौर्य को लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर अगर होगा तो पिछड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में कोई इलेक्शन पिछड़ों के नाम पे नहीं लड़ा गया, लेकिन 2017 का इलेक्शन था जो पिछड़ों के नाम पे लड़ा जा रहा था, जो पिछड़ी पॉलिटिक्स के लिए लड़ा जा रहा था। नहीं, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई इलेक्शन पिछड़ों के नाम पे नहीं लड़ा गया, लेकिन इसके पहले जो जाति के नाम पर तो लड़ा ही जा रहा था। जाति के नाम पे लड़ा जा रहा था। तो जाति मतलब पिछड़ी जातियां ही हैं। मुलायम सिंह यादव को देख लें, बहन जी को देख लें, तो जातियों के मुद्दे पे देखिए चुनाव हो ही रहे थे। 89 में मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हो गए थे तो बीजेपी की भी मजबूरी थी कि वो पिछड़ी जाति में लोध किसान जाति को ही लेके आए थे, कल्याण सिंह को 91 में। और लंबे टाइम तक 97 में भी कल्याण सिंह ही चीफ मिनिस्टर थे। बीच में एक वैश्य और एक ठाकुर आया, लेकिन जो पॉलिटिक्स थी वो सपा बसपा के बीच में ही फिर लंबे टाइम तक हम लोगों को नज़र आती है और वो चीज़ें होती है। और अति पिछड़ी जाति सपा और बसपा के साथ ही रही है, या फिर अति पिछड़ी जातियों का एक और रहा है जब इनकी थोड़ी राजनीतिक चेतना उभरी तो इनकी अपनी जैसे मौलिक अधिकार पार्टी, वंचित जमात पार्टी, सुभाषपा या फिर उस तरह की कुछ राजनीतिक दल बनना इनके शुरू हुए और उसको भी ये वोट करते थे। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी राजनीति हो रही है। 1978 में बिहार में अति पिछड़ा आंदोलन हो गया, आरक्षण मिल गया। आपके यहाँ यूपी में आज तक इस मुद्दे पे नहीं बात बन सकी है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी लगभग मुझे लग रहा है कि 75 में जब बिहार में ये चीज़ें चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी वो चीज़ चल रही है। और यहाँ पे हेमंत नंदन बहुगुणा चीफ मिनिस्टर है और उन्होंने एक कमेटी बनाई छेदीलाल साथी के नाम से।
छेदीलाल साथी ने भी बंटवारे की बात की और उन्होंने कहा जो है पिछड़ा और अति पिछड़े के बीच में बंटवारा होना चाहिए। और वो भी यही मानते थे जो कि एल.आर. नायर मानते थे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। वही कॉन्सेप्ट छेदीलाल साथी का भी था। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है कि जैसे बैकवर्ड पॉलिटिक्स के बीच में जो चीज़ें आ रही है, जैसे कि आप देखिए कि चौधरी चरण सिंह है तो अजगर बना रहे हैं। तो अजगर में भी क्या है कि 3 अपर ओबीसी कास्ट है, इसमें अहीर, जाट, गुज्जर है। एक अपर कास्ट है राजपूत, जो उनका पूरा का पूरा अजगर है वो सारा का सारा। और वोट का जो पैटर्न है आप देखेंगे कि दरअसल अति पिछड़ी जातियाँ उस तरह से पहले वोट करने नहीं जाती थी। उनको लगता था कि जब हमारी रहनुमाई नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो हम वोट ही किसको करने जाए। एक तो ये उनकी खुद की सोच होती थी। एक दूसरा ये भी होता था कि जब वो बूथ तक जाते थे तो पता लगा कि वहाँ कोई मजबूत जाति का आदमी खड़ा है और वो डांट डपक दे रहा है, तो आप चले जाएंगे। इसको आप एक उदाहरण लेके देखें, जब 89 में राजीव गांधी की सरकार रही है, उस सरकार में एक लास्ट का फैसला था कि दलितों के बूथ अलग किए गए थे। जब दलितों के बूथ अलग हुए तो इससे क्या हुआ कि उनके लोग वोट करने जाने लगे, तो बसपा का उभार या दलित पॉलिटिक्स का उभार हमें उसके बाद से दिखना शुरू होता है। लेकिन अति पिछड़ों के बूथ कभी अलग नहीं किए गए। और अति पिछड़ों के लिए कांशीराम एक टर्म का यूज करते थे, वो दलितों के लिए शोषित शब्द कहते थे और इनको सह शोषित कहते थे। बस इतना था कि अति पिछड़ा उनके घर जा सकता था, उनके बर्तन साफ कर सकता था, उनका खाना बना सकता था, उनको पानी पिला सकता था, उनके पैर रंग सकता था, उनके ओकेजनली जो भी था उसमें काम कर सकता था। उनके जो फंक्शन हो रहे हैं, जो रिचुअल्स हो रहे हैं, उसमें उसकी हिस्सेदारी थी। लेकिन वोट के मामले में अगर वो उसे कह देंगे कि नहीं डालने जाना है तो वो नहीं जा सकता था, वो सारा का सारा। मैं आपको एक जगह रोकूंगा। आपने अपने जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ी जातियों के बूथ अलग नहीं थे, क्योंकि उनको वोट देने में भी इतनी दिलचस्पी इसलिए भी नहीं थी कि उनके कोई रहनुमा नहीं थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ों में, खैर आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में तो अति पिछड़ा अभी बना ही नहीं है, संवैधानिक रूप से अति पिछड़ा कोई कैटेगरी आपके यहाँ है नहीं। फिर भी अगर आप आंदोलन बहुत देर से हो रहा है, क्या फ़र्क है कि बिहार में अति पिछड़ा आंदोलन हो गया, आरक्षण मिल गया, बात अब देश के स्तर पर चल रही है और यूपी में अभी तक बटा भी नहीं है? देखिए इसमें एक चीज़ हुई है कि जब राम मंदिर को लेके आडवाणी की जो है रथ यात्रा चल रही है, उसी समय पे जो है पूरे भारत भर में कांशीराम भी मंडल को कमीशन को लेके साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। वही दौर है, वही सारा चीज़ें हैं और वो मंडल लागू कराने के लिए हो रहा है। क्योंकि तब तक तो यूपी में तो आप एक चीज़ मानिए कि बिहार में तो 77 में बंटवारा है, लेकिन यूपी में तो कोई बंटवारा नहीं है। 90 तक कोई बंटवारा उस तरह का नहीं है यूपी में। और छेदीलाल साथी की भी अगर जो है आयोग बनाया तो वो हेमंती नंदन बहुगुणा ने बनाया और उसके बाद ही कुछ समय बाद उनको जो है डिसमिस कर दिया जाता है, वो हटा दिए जाते हैं मुख्यमंत्री पद से। अब मसला जो है बनता है कि कांशीराम साहब जो उन जातियों को जोड़ रहे थे, जो अति पिछड़ी जातियों को जोड़ रहे थे, और बेसिकली उनके पास में पहली जाति जो जुड़ने वाली थी वो कुशवाहा थी, उसके बाद में कुर्मी था, उसके बाद में ये सारी जातियाँ उनके साथ में आ रही थी, कुशवाहा कुर्मियों के साथ में ये भी आ रहे थे। अब हो क्या रहा था कि वो बैकवर्ड मूवमेंट में वो चीज़ें तब्दील हो गई और उनकी अभी तो क्योंकि उनका वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वैसी एजुकेशन नहीं थी कि कोई नौकरी के लिए मारामारी में वो जातियाँ न तो आज है ना उस समय थी, तो उनके बीच से इसलिए कोई मूवमेंट, अति पिछड़ों का मूवमेंट कोई भी बन नहीं पाया। आप देखिए यूपी में जितनी भी कमेटियाँ बनी है तो बीजेपी ने बनाई राघवेंद्र कमेटी, उससे पहले हुकुमदेव नारायण कमेटी, वो सारी की सारी भी बीजेपी की और कांग्रेस की पहल से बनी। सपा बसपा की सरकार में तो वो है ही नहीं। अभी क्या हुआ कि बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सपा बसपा पर, जहां सपा बसपा खुद को सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पार्टियों में गिनती है। आप कह रहे हैं कि सपा बसपा ने एक भी ऐसी कमेटी नहीं बनाई जिसमें पिछड़ों को वर्गीकरण का मुद्दा है, जबकि कांग्रेस भाजपा ने बनाया। इसमें मतलब ये बातचीत आई गई तो उस पर एक बात और भी है कि आप देखिएगा यूपी में 17 अति पिछड़ी जातियाँ, वो हमेशा एससी में जाने की उनकी बहुत प्रबल मांग रही है और वो मूवमेंट उनका अभी तक जिंदा है।
उन्होंने कभी अति पिछड़ा सर्टिफिकेट उनका बंटवारा पिछड़े में हो जाए ये मांग उनकी नहीं रही है। और ये मुलायम ने और योगी आदित्यनाथ ने भी 17 की सरकार में और मुलायम सिंह यादव ने जो है अपनी 2007 में इस सरकार में 2006 में इनको एससी में डाला और वो कुछ दिन रहे और उसके बाद कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया क्योंकि वो संवैधानिक नहीं था, आप इसको कर नहीं सकते। और उनका वो मूवमेंट लंबे टाइम तक गया और वो बड़े नंबर की जातियाँ हैं जिसमें कि 17 की जो है निषादों की एक कम्युनिटी, बड़ी कम्युनिटी है, प्रजापति है उसमें और राजभर है। और ये तीनों अगर नंबर मिले तो ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है जो है अति पिछड़ों के बीच में। तो एक ये भी एक बड़ी वजह रह गई है कि इसका जो एक बड़ा सेक्शन था जो थोड़ा पॉलिटिकली अवेयर हो रहा था अति पिछड़े का, उसकी लड़ाई जो है ये रहा कि हमें अनुसूचित जनजाति का जो है दर्जा मिले, अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, हमें अनुसूचित जाति का आप दर्जा दीजिए। और ये इन सरकारों ने किया भी है। एक बार बहन जी की सरकार ने भी 2007 वाली सरकार ने उन्होंने भी इसको सेंटर को भेजा लिख के कि इनको दर्जा दिया जाए लेकिन एससी कोटा बढ़ा दिया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसलिए क्या है कि वो अति पिछड़ा मूवमेंट वैसा नहीं बन पाया, वो हमेशा जो है एससी के इर्द गिर्द घूमता रहा। और इसकी एक और वजह रही है, वेस्ट यूपी में क्या हुआ कि 95 का जो इलेक्शन था, जब पंचायती राज इलेक्शन, वो यूपी में पहला इलेक्शन था जिसमें कि जो है पंचायती राज में आरक्षण दिया गया था। अब उस आरक्षण में क्या था कि तब तक जाट जो है ओबीसी में नहीं था। तो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, आपका गाजियाबाद, बिजनौर और ये जो पूरा इलाका अमरोहा जहाँ पे भी ज़्यादातर जो है जहाँ पे भी थोड़ा जाट होल्डिंग है, उन इलाकों में जब बैकवर्ड सीटें थी प्रधानी की, जिला पंचायत की, ब्लॉक प्रमुखी की, बीडीसी की या वार्ड सदस्य की, इन पे ये जातियाँ जीत के आ रही है इलेक्शन। और जैसे ही अगले उसमें जब राजनाथ की सरकार थी, राजनाथ सिंह की, तो उन्होंने जब इसको जाट को ओबीसी में ले आए तो अगले इलेक्शन में इनका रिप्रेजेंटेशन ही ख़त्म हो गया। मतलब वो जहाँ 90% था वो घट के जो है इनका आ गया 7-8% पे, 10% पे वो चीज़ें आ गई। ये चुनाव जीत ही नहीं पाए। तो क्या होता है कि जैसे कि एक जो राजनीतिक चेतना का उभार होता है, वो उभार आने से ही पहले चीज़ें, फिर इनको लगा कि अगर हम जीत पाएंगे तो हम जब हमें एससी का सर्टिफिकेट मिल जाए तो शायद हम उसमें जीत जाएं, क्योंकि वो वहाँ अपने आप को उनसे थोड़ा ऊपर समझते हैं। तो इसलिए यूपी में कभी भी अति पिछड़ा, अभी भी अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली बात करूँ तो अभी भी अति पिछड़ा मूवमेंट यूपी में, उत्तर प्रदेश में वैसा नहीं है जैसा बिहार में। आपने कहा कांशीराम के जब आंदोलन हुए पिछड़ों को लेकर के, जब उन्होंने मंडल किया तो 4 जातियों का आपने उल्लेख किया जिनका उभार हुआ राजनीति में बड़ी तेजी से, पाल, राजभर, नोनिया, निषाद। जी, हम सभी जानते हैं गोरखपुर की सीट निषादों को दी जाती है भाजपा को हराने के लिए, और निषाद भाजपा के कैंडिडेट को सक्सेसफुली, सफलता से हरा भी देते हैं। निषादों की इतनी पकड़ है, राजनीतिक और एक संगठित है। ओम प्रकाश राजभर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक स्वतंत्र राजनेता के रूप में उभर चुके हैं, लेकिन वह बार बार सरकार मतलब पक्ष बदलते रहते हैं, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा की तरफ बोलते हैं, ऐसा उन पर आरोप है। ओम प्रकाश राजभर को आप देखते हैं कि अति पिछड़ों का सर्वमान्य नेता बनने के लायक उनकी राजनीति है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक जो राजनीतिक चेतना उसका उभार तो लाया राजभरों के बीच में और जातियों के बीच में, वो चीज़ें आई हैं और उनका एक लंबा संघर्ष भी है। मतलब 1995-96 से पॉलिटिक्स में आते हैं और चीज़ों में रात दिन लगे हुए हैं वो सारी की सारी चीज़ें। लेकिन जो एकजुटता लाने का जो सवाल होता है वो कहीं सीमित उन्होंने खुद को किया, कई जगह वो बहुत सीमित किया उन्होंने। एक जो बड़ा दिल दिखाने वाला मसला था वो शायद कहीं कम ही रहा है चीज़ों को लेके। अति पिछड़ी जातियों को नहीं जोड़ पाए अपने साथ में। उन्होंने कोशिश की रकवंशियों में काम करने की, कश्यपों में काम करने की, निषादों में काम करने की उनकी कोशिश रही, नोनियाओं में काम करने की कोशिश रही। लेकिन इसी समय में क्या था कि संजय चौहान जी की अपनी एक पार्टी है, संजय निषाद की अपनी एक पार्टी है, बाबूराम पाल की अपनी एक पार्टी है,
प्रेमचंद प्रजापति की अपनी एक पार्टी है, तो उन अपनी जातियों में भी एक एक पार्टी थी और उसको लेके इन्होंने 2022 के इलेक्शन से पहले, साल भर पहले, मतलब 2020-21 में भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जिसमें बाबूराम पाल को रखा, संजय ये जो है नहीं इनको नहीं रखा इन्होंने, ये प्रेमचंद प्रजापति थे और कई मतलब छोटे छोटे जो है एक बिंद थे इनके साथ में, कई पार्टियों को, 7-8 पार्टियों को इन्होंने रखा और इसमें अपना दल कमेरा, ये जो अनुप्रिया जी की माता जी वाला है पार्टी, उसको भी रखा उन्होंने, जो है कृष्णा पटेल की पार्टी भी उसमें रही। लेकिन क्या हुआ कि वो अपना दल कमेरावादी, हाँ अपना दल कमेरावादी, तो उसको वो बिखर गया। जैसे ही फिर आया कि आप किसके साथ अलायंस में जाएंगे, और वो समाजवादी पार्टी के अलायंस में जब वो जाते हैं, और जब भी टिकटॉक का वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी, जो आपस में बार्गेनिंग हो रही है, उसमें फिर वो पूरा का पूरा बिखर गया। अति पिछड़े जातियों पे एक बार बात सामने आती है, लगातार आ रही है, आप भी जानते हैं, बहुत ही रेगुलर सवाल है ये। भाजपाई हैं, अति पिछड़ी जातियां भाजपाई हैं और ये संघ गुलाम है, ऐसा लोग कहते हैं, क्या कहना है आपका? मैं एक बार एक संघ के बड़े नेता से मैं मिला था, उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे भी उनकी थोड़ी बात वो जचती है। वो बोलते हैं कि संघ ने या लेफ्ट मूवमेंट ने या फिर जितने भी पॉलिटिकल, अगर हम बात करें कांग्रेस ने, इंटेलेक्चुअली काम कहाँ पे किया? इन्होंने काम किया यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में काम किया, और यूनिवर्सिटी कॉलेज में था कि इनको इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए थे जो इनकी बात सुन सके और लोगों को इनकी बात बता सके, पार्टी संगठन कर सके, चीज़ें बना सके, वो सारी की सारी चीज़ें वो खोज रहे थे, और वो सारा काम इंटेलेक्चुअल लोगों में रहा हमेशा। अभी तक क्या है कि अति पिछड़ों का नंबर उतने बड़े पैमाने पे यूनिवर्सिटी कॉलेजों की तरफ आया ही नहीं है, अभी भी नहीं आया है, मतलब वो दौड़ में वहाँ पे है ही नहीं। इसलिए कि इन लोगों का आप देखेंगे कि NSUI हुआ, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन हुए, या फिर ABVP हुआ, या संघ के अपने जो भी कुछ है वो हुए, आप इनके लोगों को बेहद कम पाएंगे, एक आध पाएंगे। जबकि जो वोकल जातियाँ है, जो इंटेलेक्चुअली थोड़ी साउंड जातियाँ, उनके नंबर आप ज़्यादा पा जाएंगे। उसमें आप कुर्मी ज़्यादा पा जाएंगे, आप उसमें यादव ज़्यादा पा जाएंगे, क्योंकि वो उनका नंबर भी यूनिवर्सिटी कॉलेजों में ज़्यादा है, तो उनके नंबर भी आप उनमें ज़्यादा पा जाएंगे। तो ये जो लोग, मतलब देखिए, वो एक पॉलिटिकली होता है कि आरोप प्रत्यारोप की, आप हमारे नहीं है तो फिर आप भाजपा के हैं। अभी थोड़ा माहौल ऐसा बना हुआ है कि नहीं, ये भाजपाइयों को भी लगता है। मैंने बहुत सारे सवाल उनसे किए हैं ऑफ द रिकॉर्ड, उनको भी यह कॉन्फिडेंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कॉन्फिडेंस है, इस कॉन्फिडेंस के कारण भारत रत्न दे दिया कर्पूरी ठाकुर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आप एक चीज़ मुझे बताइए, जितने भी है, चाहे राजभर है या निषाद है या फिर प्रजापति है या नोनिया है या नाई है, इस तरह के जितने भी ये समाज है, या शिल्पकार है, जो भी कुछ है, कारीगर है, या विश्वकर्मा है, या लोहार है, बढ़ई है, इनके देवताओं को, इनके राजाओं को संघ क्या परस्यू करता है? बताइए मुझे, क्या वो परस्यू करता है इनके उसको? क्या उनको मेन स्ट्रीम का देवता मानता है? क्या निषाद राज राम की तरह मेन स्ट्रीम के देवता हैं? जो भी इन जातियों के देवता है या देवी देवता, जो भी ये जो अपने कुल देवी देवताओं को पूज रहे हैं, क्या दक्ष प्रजापति को अभी प्रजापति समाज बहुत मान रहा है? क्या दक्ष प्रजापति को वैसा लिया जाता है जैसा कि शिव को लिया जाता है? उनके ससुर है, लेकिन क्या वैसा लिया जाता है? आप कभी भी देखिए, अति पिछड़े समाज के जितने भी लोग हैं या जितने भी इनके नायक हैं, ये अपने ही नायकों को लेके आए हैं और अपने ही नायकों पे ये बात करते हैं। और इनका नायक उनके लिए एक दिन का हो सकता है कि एक दिन की वो सरकारी छुट्टी का नायक हो जाए, लेकिन 365 दिन का नायक वो उनका नहीं है। क्या है कि इनके मन को, इनकी साइकोलॉजी को या इनकी चीज़ों को समझने की बजाय इन पे आरोप बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि वोकल नहीं है, अपनी बात कह नहीं पाते, अभी इंटेलेक्चुअल इनमें लोग आए नहीं हैं, राजनीतिक वैसा भी कोई लीडरशिप अभी निखर के नहीं आई इस तरफ से कि वो आए और मतलब लोगों के सामने उस तरह से बात कर सके। अभी तो प्रतिनिधित्व आया है, अभी तो विधायक आ गया, मंत्री वो कोई बन गया है, अभी तो कोई सांसद हो गया, कोई राज्यसभा आ गया है, अभी बस इतना भर हुआ है। अभी वो नहीं आया कि एक खड़ा होके जो एकदम कोई दिशा देने वाला मामला जो कर्पूरी साहब ने किया था, वैसी कोई दिशा वाला मामला अभी नहीं आया, या कोई आइकॉन नहीं बना बाबा साहब की तरह का।
आप खुद ही अपनी बात का खंडन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कर्पूरी जी इतने वर्ष पहले हो गए, 88 में उनका डेथ हो गया, तो जब कर्पूरी जी आ ही गए थे तो वहाँ आंदोलन बढ़ना चाहिए था, बीच में खालीपन कैसे आ गया? खालीपन जो समझ का सवाल है ना, खालीपन वो समझ का मामला है कि आप कर्पूरी के बाद में अब बिहार में कैप्टन जयनारायण निषाद रहे हैं या केवट रहे हैं या तमाम और अलग अलग जातियों के रहे हैं, लेकिन क्या वो दिखता है? या अभी इन्होंने क्या किया कि जैसे प्रेम सिंह चंद्रवंशी है, वो लंबे टाइम तक मंत्रालयों में रहे हैं, तो क्या वो अति पिछड़ों के लीडर वहाँ पे लगते हैं? या जो डिप्टी सीएम महिला बनाई इन्होंने नोनिया समाज से, क्या वो लगती है कि अति पिछड़ों की नेता बीजेपी को या अति पिछड़े समाज को? असल कि इस मूवमेंट के बाद में क्या हुआ कि प्रतिनिधित्व के सवाल ने ऐसा कर दिया कि वो अपनी अपनी जातियों तक भी सीमित हो गए। जो एक अति पिछड़ा वर्ग बनाना था वो वैसा बन नहीं पाया और उस तरह की कोई बात भी नहीं हो पाई। इसलिए क्या होता है कि एक दूसरे के बीच में जो विश्वास बहाली थी वो नहीं हो पाई। कर्पूरी साहब के अंदर विश्वास बहाली और इनके अंदर विश्वास बहाली वैसी नहीं हो पाई, और ये शून्यता है, अभी भी मौजूद है ये शून्यता। रोहिणी कमीशन मोदी जी ने बना दिया, लेकिन रोहिणी कमीशन कब लागू होगा? तब तो आपको क्या लगता है? अभी तक तो कोई आवाज नहीं है, सरकार की तरफ से तो कोई इशारा नहीं है। नहीं, सरकार की तरफ से अभी कोई इशारा नहीं, और ये तो अब तो रोहिणी चंद दिनों में अब चुनाव की घोषणा हो जानी है। हाँ, रोहिणी कमीशन में क्या क्या प्रावधान है, उससे वास्तव में हो सकता है कि जितना लाभ अति पिछड़ी जातियां सोच रही हैं, हाँ, उसमें हो सकता है ना मिले, क्योंकि ना मिले। वो सारी चीज़ें हो सकती है कि अभी तो, क्योंकि वो रिपोर्ट ही ओपन नहीं है, उसमें क्या है, कितनी जातियाँ है, कौन लोग हैं और किस तरह की चीज़ों पे उनके काम किया गया है, ये कुछ नहीं पता है। लेकिन मोटा मोटी जो खबरों से छन के आया है कि एक बड़ा हिस्सा कुछ चंद जातियाँ ले जा रही है और वो लंबे टाइम से ले रही है। हाँ, और ये भी आया है कि हजारों ऐसी जातियाँ जिनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है और वो किसी भी चीज़ में, मतलब वो वार्ड मेंबरी तक नहीं जीते, उनका कोई बच्चा किसी भी सरकारी लाभ का फ़ायदा नहीं लिया है, तो वो चीज़ें हैं। अति पिछड़ी राजनीति के बारे में जो आप जब से काम कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में अभी राहुल गांधी घूम घूम के कह रहे हैं कि हम न्याय देंगे, तो क्या अति पिछड़ों को कांग्रेस की तरफ पलट के देखना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी जी नो डाउट एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन जातियों की उनकी समझ बेहतर नहीं है। राहुल गांधी को जातियों की समझ नहीं है? नहीं, जातियों की उनकी कोई समझ नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो तो उन्होंने तो संसद में भी पिछड़ों के मुद्दों को उठाया। पिछड़ा बोल देने से, एक शब्द बोल देने से चीज़ें नहीं होती, उनकी जातियों की समझ नहीं है। उन्हें सीखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए उनकी, लेकिन जातियों की कोई समझ नहीं है। नहीं, हो सकता है उनके आसपास के लोग हों। आखिर देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे घर में उनका जन्म हुआ जहाँ पे लोग प्रधानमंत्री ही बनते हैं, उससे नीचे कुछ बनते नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब पत्ते फेंक रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन पत्ते में ही अति पिछड़ों की भलाई छिपी हुई हो। देखिए, वो जब भी बात करते हो पिछड़े बोलते हैं, अति पिछड़े शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं करते। अच्छा, आप कभी भी सुनिए उनको, और ये वो ही नहीं, अखिलेश यादव से भी आप सुनेंगे तो पिछड़े ही बोलेंगे, अति पिछड़े नहीं बोलेंगे। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव, चूँकि आप अखिलेश यादव जी पे ले आए, अखिलेश यादव जी जानबूझ के पिछड़ों की ही बात करते, अति पिछड़ों की नहीं बात करते? उनको डर लगता है कि अति पिछड़ों का उभार होगा तो वो साइड हो जाएंगे? डर नहीं है, दरअसल वो लोकेशन का सवाल हो जाता है। वो जैसे हम जहाँ से आते हैं ना, हमारे जहन में भी उस तरह की चीज़ें ही रह जाती है, तो वो उनके भी जब भी आप सुनेंगे तो वो पीडीए क्या है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको वो अदर बैकवर्ड भी कर सकते थे, मतलब वो उसको जो है मतलब अति पिछड़ा भी कह सकते थे। तो वो उनके जहन में अति पिछड़ा है नहीं, उनके जहन में पिछड़ा ही है। थोड़ी देर में आप ये भी कहेंगे कि अखिलेश यादव के जहन में पिछड़ा भी नहीं, सिर्फ यादव है। अब जो है फिर अगर वो बात थोड़ी आगे बढ़ेगी तो परिवार तक चली जाएगी, अगर ऐसी बातचीत चलेगी तो जो है कि वो। आपको क्या लगता है, सपा आरजेडी पे एक बहुत बड़ा आरोप है जातिगत और परिवार की राजनीति करने का, और
इसी कारण से अति पिछड़े बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, जैसा कि अक्सर आर्टिकल्स छप रहे हैं कि अति पिछड़ों की नाराज़गी का मुख्य कारण है जाति और परिवार, यादव जाति और परिवार। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको कि दिक्कत यहाँ पे हुई है कि कई बार ये होता है कि आप चलिए सदन में नहीं ला सकते, हालांकि आपके पास कई सदन हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद है, उसके बाद बहुत सारे बोर्ड होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, आप कहीं ना कहीं इंगेज कर सकते हैं पार्टी का चीज़ों में, लेकिन आप पार्टी के कई बार वो पार्टी की वहाँ पे भी नहीं दिखते हैं, पार्टी के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी आप उनको नहीं दिखते कि वो फुल फेज जिला अध्यक्ष है या फिर फुल फेज ऐसी जगह पे बैठा हुआ आदमी कि पार्टी की किसी पार्टी की क्या एजेंडे होंगे, पार्टी की क्या नीति होगी, वहाँ पे वो आप उन पदों पे चीज़ें नहीं पाएंगे। तो जब उनको लगता है कि अच्छा हम यहाँ पे भी नहीं, हम यहाँ पे भी नहीं, हम यहाँ पे भी नहीं है, तो उनको फिर घुटन फील होती है। आप उसे या तो उनका कोई मेंबर को रिप्रेजेंट करके आप लाएंगे कि उसको चुनने के नाम पे लाएंगे, या फिर संगठन में कहीं लाएंगे। आज जब ना उस संगठन में लाएंगे ना सदन में लाएंगे, तो फिर वो जाहिर से कि आपके पास उस तरह से नहीं आएगा। साथियों, आप सुन रहे थे अति पिछड़ा आंदोलन, अति पिछड़ों के राजनीतिक उभार के सवाल को बहुत ही बारीकी से सुनील कश्यप जी विश्लेषण कर रहे थे और ये बता रहे थे कि जो मुख्य आरोप है अति पिछड़ों पर कि वह भाजपाई है या गैर भाजपाई पार्टियों के प्रति उसकी कोई, इनका बहुत बड़ा दावा है कि अति पिछड़ी जातियों में अभी इतना ज़्यादा उनका प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है कि उनके नेता हर जगह अपने बचाव में या अपनी बात कहते पाए जा रहे हैं। इसीलिए चूंकि अति पिछड़ा एक बहुत बड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज बहुत बड़ा समाज है और उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व न के बराबर है, बल्कि कहें तो नहीं है। इसीलिए आपका जो आरोप है कि अति पिछड़ी समाज पर यह जो आरोप है कि वह भाजपाई है, संघी है, मतलब बहुत सारे तमाम अनर्गल आरोप हैं जो वो पार्टियों के समर्थक भी लगाते हैं जिनको अति पिछड़ी जातियां वोट करती है। बिहार में आरजेडी, बिहार में जदयू है, उत्तर प्रदेश में बसपा है, सपा है। क्या आपको लगता है कि अति पिछड़ी जातियों को हिस्सा न देना पड़े, इसका भी एक षड्यंत्र हो सकता है कि यह सीधे खारिज कर दो कि अति पिछड़ी जातियां वोट ही हमें नहीं करती हैं? देखिए, हिस्से का सवाल तो एक बना रहा हमेशा, क्योंकि जब जिन भी जातियों की राजनीतिक चेतना उभरेगी वो अपने हिस्से मांगेंगे और वो कहेगा कि भी हमारा भी कोई हिस्सा होना चाहिए, हमारी भी कोई चीज़ें होनी चाहिए। अब इन पार्टी जो सामाजिक न्याय की पार्टियों के साथ में, तो इनके पास ज़्यादा अवसर था इन सबको साथ में रखने का, और क्योंकि इन सब का एक जैसा चीज़ें भी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कई बार जब आपकी बनावट हो जाती है तो वो जातियों की सिस्टम में ऐसे आप फंस जाते हैं कि आप उससे बाहर निकल नहीं पाते। इसको आप लीजिए, यूपी में 2 फुल फेज सरकार बनी, एक 2007 में, एक 2012 में, कि वो कम से कम गठबंधन और सपा की गठबंधन की सरकारें नहीं थी। बसपा के कैबिनेट में 2007 के कैबिनेट में बसपा के उन्होंने क्या किया कि 6 ब्राह्मण और 5 अपनी बिरादरी के बहन जी ने जो है कैबिनेट मंत्री बनाए। सेम पोजीशन अखिलेश यादव की है और अखिलेश यादव की उसमें जो है उन्होंने करीब 7 उनके जो है यादव हैं और उसमें जो है करीब 4 या 5 ठाकुर है। तो उससे लोगों को फिर लगता है कि जबकि अगर आप देखिए ब्राह्मण का जो नंबर है या ठाकुरों का जो नंबर है, वो नंबर अगर आप प्रजापतियों का नंबर देखेंगे तो प्रजापतियों का यूपी में नंबर निकल के आ जाएगा 4.5 से 5%, या आप गडरियों का नंबर देखेंगे पाल का तो वो भी 5-6 के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठाकुरों का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो भी 3-4 के आसपास, 4 या 5 के आसपास ही घूमता है। लेकिन अब आप सोचिए कि प्रजापति क्या आपको कैबिनेट में कभी इतना नंबर कभी दिखेगा, या कभी कोई गडरिया आपको इतने बड़े नंबर पे दिखेगा? आपको खोजने पे एक प्रजापति मिलेंगे, गायत्री प्रजापति, जो कि इनकी सरकार में कैबिनेट में रहे हैं। उससे पहले आप कोई प्रजापति खोजिए और उसके बाद कोई प्रजापति खोजिए जो कैबिनेट में हो आज़ादी के इस पूरे। अब आप कोई
पाल जाए, ये पाल तो है ही नहीं, पाल तो किसी सरकार में नहीं रहा, कैबिनेट में नहीं रहा है। लेकिन नंबर तो जितना नंबर कमोबेश ठाकुरों का उतना नंबर, और आप ठाकुरों को ले लीजिए, आप पहले इलेक्शन से और अब तक ले लीजिए, योगी सरकार तक आप आ जाइए, उनके नंबर आप काउंट कर देंगे तो पता लगा कि उनके, आपको सारी कैबिनेट के आप उनके नंबर जोड़ देंगे तो वो नंबर हो जाएंगे 500-600। तो वो इसीलिए उन लोगों की जो है कि जहाँ भी फैसले लेने वाली जगह है वहाँ पे तो वो कभी रहे ही नहीं, अति पिछड़े रहे नहीं। अगर एक मंत्रालय आता है तो वो कमोबेश निषादों के पास आता है, और वो भी आता है फिशरी, मत्स्य उनके पास आता है। वो सारी सरकारों में 1990 के बाद वो उनको दे दिया जाता है, कैबिनेट एक उनको मिल जाती है कि आप ये फिशरी ले लीजिए, आप एजुकेशन है या कोऑपरेटिव है या जो है PWD है या इस तरह के जो मंत्रालय है या होम मिनिस्ट्री है, वो कहाँ पे। तो आसान है आरोप करना, मतलब और जो लोग वॉइसलेस हैं उन पे आसान है उन पे आरोप लगाना। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई, और हमेशा सुचिता का सवाल जो है कमजोर कंधों पे ही आता है। अभी पाला बदल लिया जैन चौधरी ने, क्या उनकी सुचिता पे कोई सवाल खड़े हो रहे हैं? सुचिता के हमेशा सवाल, कल अगर भविष्य में मैं आपको कहूँ कि मुस्लिम वोट जो है शिफ्ट कर जाए यूपी और बिहार दोनों जगह पे, तो मुझे नहीं लगता कि RJD को या सपा को भाजपा से गठबंधन करने में कोई फ्रेज होगा, कोई उनको फ्रेज नहीं होगा, क्योंकि उनका एक बड़ा वोट बैंक है जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं, नहीं तो वो भी उनके साथ चले जाएंगे। आज का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बिहार में तो अति पिछड़ा न केवल चेतना है बल्कि सरकार के स्तर पर नियम कानून बनते हैं, उसमें हिस्सेदारी मिलती है, उनके विधायक जीत के आते हैं, उनके मुखिया जीत के आते हैं, सरकार दबाव में रहती है, कितना सीट देगी नहीं देगी यह बात की बात है, लेकिन दबाव सरकारों में बना रहता है। अति पिछड़ा नाम का कोई भी एक सेंटिमेंटल इमरजेंस, जो भावनात्मक उभार भारतीय राजनीति में क्या अब देखने को मिल रहा है? अब एक चीज़ हुई है कि इधर इन लोगों ने बूथ पे आना शुरू किया है। अभी आप लोकसभा के इलेक्शन में देखेंगे कि जो नंबर बढ़े हैं पिछले 2-3 लोकसभा से, और वो करीब 12 से 16% के बीच में बढ़ रहे हैं, वो नंबर अति पिछड़ों का बढ़ रहा है। और अब इनकी राजनीतिक और सामाजिक चेतना थोड़ी विस्तार पा रही है, थोड़ा दायरा बढ़ रहा है। अब आने वाले 2-4-5 सालों में आप देखेंगे कोई अति पिछड़ा मूवमेंट जरूर भारत में बड़ा खड़ा होगा। अब उस जगह पे ये लोग जा रहे हैं, अब आएगी वो चीज़ें। अब तक क्या था कि अब तक अभी ये बूथ पे नहीं थे, बहुत सारी जगह नहीं थे, अब धीरे धीरे इनके बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज आ रहे हैं, तो वहाँ से एक समझ बन रही है, एक इंटेलेक्चुअली समझ बन रही है, एक वॉइस आ रही है। अब लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया है। आप एक समझिए कि पिछले जो है फरवरी से, जब से कर्पूरी साहब को भारत रत्न मिला है, तब से आप देखिए कितने सारे आर्टिकल अति पिछड़ों पे आए हैं, या ये बात हो रही कि ये जो है यही एक फैक्टर है जो कि बीजेपी को डिसाइड कर रहा है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। तो अब इनकी एकजुटता भी आपको आने वाले समय में दिखने लगेगी, और समाज का भी ये प्रोसिंग होता है, पहले वो आके कहीं खड़े होते हैं और फिर वो चीज़ें एकजुट होनी शुरू हो जाती हैं। साथियों, आप सुन रहे थे अति पिछड़ा आंदोलन, अति पिछड़ा समाज, अति पिछड़ी जातियों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संघर्ष के बारे में, और इसको बहुत ही बारीकी से पत्रकार सुनील कश्यप जी ने इस इंटरव्यू में रखा है। अति पिछड़ा आंदोलन भले ही अभी तक पूरे देश में एक मजबूत आंदोलन के रूप में नहीं दिख रहा था, लेकिन भारत जब से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, सैकड़ों आर्टिकल्स अब तक छप चुके हैं, बहुत सारे लोग टीवी पे डिबेट कर चुके हैं, बड़े बड़े लोगों के जहन में अब यह बात बैठने लगी है कि अति पिछड़ा आंदोलन 4-5 साल में आने वाला सबसे बड़ा आंदोलन होगा जो पूरे भारत की राजनीति को तय कर सकता है। कम से कम यह दावा पत्रकार सुनील कश्यप जी का है कि 4-5 साल के भीतर पूरे देश के लेवल पर, पूरे भारत के स्तर पर अति पिछड़ा आंदोलन होगा, और अति पिछड़ा आंदोलन भारत की राजनीति जल्द ही तय करने की स्थिति में होगा।
आप ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ के लिए, मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर को देखते रहिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सब की तरफ से पत्रकार साहब को, सुनील कश्यप जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने बड़ा ही कीमती वक्त हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर में दिया और अति पिछड़े आंदोलन की दशा दिशा पर आपने बारीकी से अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।